हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनको हम किस तरह से एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब अगर हम ठोस को टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, मतलब कि अगर उसको हम हीट करें ठोस को, तो उसको हम द्रव में बदल सकते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से द्रव जो है वो गैस में बदल जाते हैं। इसी तरह हमने ये भी देखा था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें और टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें, मतलब टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर ज़्यादा कर दें, तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाती है और द्रव जो है वो ठोस में बदल जाते हैं। तो अब अभी जो क्वेश्चन है ये है कि अगर हमने ठोस से द्रव और द्रव से गैस में इसको बदलना हो, तो क्या हमें हर बार ऊष्मा यानी कि हीट, ठोस द्रव गैस को हीट करना पड़ेगा, या फिर जो प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, क्या इसके अलावा आप अपने आसपास कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि ये जो अवस्थाएं हैं वो बदलती हैं? तो इसके मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि हमारे जो गीले कपड़े होते हैं, आप उन कपड़ों को देखते हैं, वो अगर हम उन्हें सुखाने डालते हैं तो वो कुछ समय के बाद सूख जाते हैं। इसके अलावा जब वर्षा होती है, तो जो वर्षा का पानी होता है वो कुछ समय के बाद जो है वो वहाँ से धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो जल है उसका क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो जल होता है ये बाष्प में बदल जाता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये जल जो है ये धीरे धीरे जो है ये बाष्प में बदल जाता है। परंतु पिछली वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि जल जो है वो जब बाष्प में बदलता है तो उस प्रक्रम को हम बोलते थे बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम बोलते थे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। उसको हम क्या बोलते थे? क्वथनांक बोलते थे। परंतु यहाँ पर जो है जल जो है वो डायरेक्टली जो है वो बाष्प में बदल जाता है क्वथनांक पर पहुँचने से पहले। तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, ये प्रक्रम क्यों होता है, आज हम इसी की बात करेंगे। और इस प्रक्रम का जो नाम है वो है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण यानी कि इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश की मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि इवेपोरेशन क्या है, बाष्पीकरण क्या है, तो ये होता है जल का भाप में बदलना। ये बड़ी ही, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि जल क्या होता है, वो जब भाप में बदल जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बाष्पीकरण। और अगर इसको मैं डिटेल में बात करूं तो क्या होता है कि हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि पदार्थ के कण जो हैं वो लगातार गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और ये गतिज ऊर्जा जो है ठोस, द्रव और ये जो गैस की हम बात कर रहे हैं, इन सब में जो है वो अलग अलग होती है। ठोस में गतिज ऊर्जा जो होती है वो ठोस के कणों में कम होती है, द्रव में थोड़ी ज़्यादा, और गैसेस के कणों में ये जो गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि ये जो द्रव जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि द्रव जो है वो भाप में बदलेगा, बाष्प इसके मतलब बाष्प में परिवर्तित होगा। तो एक छोटी सी डायग्राम के साथ मैं आपको बताता हूँ इसको। होता क्या है कि मान लो ये क्या है, इसके जल के कण हैं या द्रव के कण हैं। मान कुछ कण जो हैं इसके सरफेस यानी कि सतह पर भी होते हैं, और ये कण क्या करते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के साथ जुड़े हैं, परंतु जो सतह वाले कण होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा आ जाती है। और क्या होता है कि ये इस आकर्षण, इनके साथ जो आकर्षण बल के साथ जुड़े थे उस आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, या उस आकर्षण बल से जो है वो दूर चले जाते हैं, और जो है वो इस तरह से ऊपर या बाहर निकल जाते हैं इन कणों को छोड़कर। तो बाष्पीकरण क्या हो गया कि द्रव जो है वो क्वथनांक
पर पहुंचने से पहले ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रम को हम क्या कह देते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब मैं पहले भी बता चुका कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो लिक्विड है वो क्या करता है, वो वेपर में जो है वो चेंज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही। अब हम आगे बात करेंगे कि वाष्पीकरण को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। जल्दी से हम उनकी बात करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है इसमें सतह क्षेत्र बढ़ने से। सतह क्षेत्र मतलब कि जो सरफेस की हम बात कर रहे हैं, अगर सरफेस इंक्रीज़ कर दिया जाए तब क्या होगा, उसकी बात करते हैं जल्दी से। वाष्पीकरण जो है, जितना ज़्यादा सरफेस होता है वाष्पीकरण जो है उतना ज़्यादा होगा। अगर सरफेस यानी कि ऊपरी क्षेत्र जो है, ऊपरी सतह जो है वो कम होगी तो वाष्पीकरण भी कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप घर में सभी दूध पीते हैं, तो जो दूध, गर्म दूध है, अगर आपने एक गिलास में दूध लिया है, गिलास में, और उसी दूध को अगर आप कटोरी से पिएंगे तो क्या होगा कि जो गिलास वाला दूध है वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सतह, जो क्षेत्र है वो कम होता है, सतही क्षेत्र, और कटोरी में जो है वो दूध जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सतह क्षेत्र जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह एक इसी का सिंपल एग्जांपल है कि जब आप कपड़े सुखाते हैं तो अगर आप कपड़े को जो है वो इस तरह से, अगर मान लो इस तरह से खुला करके सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाएगा, और आप उसी कपड़े को जो है वो इस तरह से इकट्ठा करके सुखाएंगे तो वो जल्दी जो है वो नहीं सूखता है। दूसरा जो फैक्टर है तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या है, अगर तापमान इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो वाष्पीकरण की दर जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से कण जो है वो दूर जाना शुरू कर देते हैं, और वाष्पीकरण जो है वो भी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और अगर टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कम करेंगे तो वाष्पीकरण भी जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी यानी कि ह्यूमिडिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो वायु होती है उसमें जलवाष्प जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा को हम क्या बोल देते हैं, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बोलते हैं। होता क्या है कि अगर वायु में जल कणों की मात्रा जो है अधिक होगी, यानी कि आर्द्रता अधिक होगी, तो वाष्पीकरण जो है वो कम हो जाएगी। अगर आर्द्रता ज़्यादा है, फिर से सुन लें, अगर आर्द्रता ज़्यादा है, वायु में आर्द्रता ज़्यादा है, तो जो वाष्पीकरण है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वायु में आर्द्रता जो है वो कम होगी तो वाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में जो कपड़े होते हैं, गर्मियों में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, परंतु जो सर्दियों में कपड़े जो हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्मियों में जो है वो टेम्परेचर एक तो इंक्रीज़ कर जाता है, और उस वजह से जो है वो वायु में जलवाष्प जो है वो कम हो जाते हैं, और आर्द्रता में कमी आ जाती है, और कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। लास्ट जो फैक्टर है वो है वायु की गति में वृद्धि, यानी कि विंड स्पीड की यहाँ हम बात कर रहे हैं। विंड स्पीड इंक्रीज़ करने से क्या हो जाता है कि कपड़े जो हैं, आपने देखा होगा कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब वायु की गति ज़्यादा होगी, तो कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायु तेज़ चलने से जो वायु में जो जलवाष्प के कण होते हैं वो उड़ जाते हैं, और वाष्पीकरण की दर जो है वो भी बढ़ जाती है। तो ये तो जो फैक्टर्स थे जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाष्पीकरण से क्या होता है। तो
पहली बात, बाष्पीकरण से जो है वो ठंडक उत्पन्न होती है। ठंडक यानी कि हम शीतलता भी उसको बोलते हैं। बाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है या ठंडक उत्पन्न होती है। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, नेल रिमूवर के बारे में आपने सुना है। नेल रिमूवर जिसमें कि एसीटोन होता है। नेल रिमूवर को आप क्या करें, अगर अपनी हथेली में रखते हैं तो आपको जो है वो ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एसीटोन के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हथेली से जो है, हथेली के आसपास जो ऊर्जा होती है उसको ले लेते हैं, जिससे हथेली हमें ठंडी लगने शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि एसीटोन के कण जो हैं वो बाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें जो है वो, हमें अपनी हथेली जो है वो ठंडी लगती है। दूसरा इसका एक और मैं एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताऊं कि जो खुले बर्तन होते हैं, खुला हुआ बर्तन होता है, उसमें जो बाष्पीकरण जो है वो लगातार होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अगर मैं बात करूं, जैसे घड़े में हम पानी रखते हैं, घड़े में रखा पानी हमें ठंडा लगता है। घड़े में जो पानी होता है वो हमें ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि घड़े में जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से पानी जो है वो रिसता रहता है और बाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इसमें बात आती है एक और, जो बाष्पीकरण की वजह से होता है। क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आता है कि गर्मियों में हमें जो है वो सूती रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा क्यों? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा क्यों हुई? तो देखिए स्टूडेंट्स, गर्मियों में क्या होता है कि हमें जो है वो पसीना आता है और हमें पसीने से जो है ठंडक मिलती है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी बाष्पीकरण होती है तो बाष्पीकरण से हमें ठंडक मिलती है। अब होता क्या है कि जो हमें पसीना आता है, तो पसीने बेसिकली क्या है, वो द्रव है और द्रव की जो सतह के कण होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वो बाष्प में बदल जाते हैं। और यहाँ लेटेंट हीट वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेटेंट हीट, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, प्रसुप्त ऊष्मा। ये बाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा के बराबर हमारा शरीर जो है ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और हमारा शरीर जो है वो ठंडा हो जाता है। क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो जल को अवशोषित कर लेते हैं और हमें जो है वो ठंडक महसूस होती है। बाष्पीकरण का एक और जो इफ़ेक्ट है या हम डेली लाइफ में उसको देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ से भरा हुआ गिलास होता है, मान लो गिलास में क्या है, इस तरह से बर्फ़ भरी पड़ी है और बाहर जो है वो छोटी 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 जल की बूंदें जो हैं वो आप देखते हैं। जो गिलास होता है उसमें इस तरह से जब बर्फ़ डाली जाती है तो उसके बाहर जो है वो आप छोटी छोटी जल की बूंदें देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वायु में जो जलवाष्प होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि वायु में जो है वो जलवाष्प होते हैं और ये जो जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प की ऊर्जा, जो जलवाष्प के में जो ऊर्जा होती है वो पानी के संपर्क में आ जाती है और पानी के संपर्क में आने से ये ऊर्जा क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है और धीरे धीरे ये द्रव अवस्था में जो बदलना शुरू हो जाती है, जो हमें जो है ये जल की बूंदों के रूप में दिखती है, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये तो था बाष्पीकरण के रिलेटेड। अब आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि गर्मियों में जो डॉग्स होते हैं वो अपनी जीभ को, गर्मियों में डॉग्स जीभ को बाहर निकालते हैं, जीभ को बाहर निकाले रखते हैं, ऐसा
वे क्यों करते हैं? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है कि गर्मियों में डॉग्स जो हैं वो जीभ को बाहर निकाले रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।